हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एंड आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड एजुकेटर कुबेर सिंह। और इंटरनेशनल रिलेशंस के दो पार्ट्स में मैंने आपके साथ कोशिश करी टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी कि डी क्लटर करें और सिंप्लीफाई करें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को। ऑफ कोर्स मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे साल में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे कंटेंट कवरेज होती है और उसको बहुत डिटेल्ड फॉर्म में, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में हम अपने पेड बैचेस में डिस्कस करते हैं। लेकिन द आइडिया of starting this series was primarily to acquaint you, है ना, ताकि आप इससे familiar हो सके, वाकिफ हो सके, acquaint हो सके कि भाई इतने घबराने की बात नहीं है। डिफिकल्टी है, टॉपिक्स बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन उसको आसानी से अप्रोच किया जा सकता है। तो एक इजी अप्रोच बनाने की कोशिश है। ये जो कंटेंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं या जो बाकी सब्जेक्ट टीचर शेयर कर रहे हैं, ये ना एक ब्रिज की तरह आपके लिए काम आएगा इन ऑर्डर टू रीच टू मच मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, जो कि इवेंचुअली आप और मैं करेंगे जब हम अपने पेड बैचेस में डिस्कशन करेंगे इस पूरे कंटेंट की। अब आज का जो वीडियो है ना, मैंने क्विकली आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करनी है। देखो, पेड बैचेस में तो मैं बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कराता हूं, यानी कि लगभग 35-40 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बारे हम डिटेल में पढ़ते हैं। बट 35-40 ऑर्गेनाइजेशंस अभी आपको पढ़ा के मैं एकदम से बर्डन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हम देखते हैं, न्यूज में आती रहती है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, टीवी चैनल्स में इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी रिपोर्ट रिलीज करी, इस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है। तो जैसे यूएन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ब्रिक्स, SCO, ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको हम रेपिटेटिवली न्यूज में देखते हैं। तो कुछ ऐसी 6-7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बारे में आपके साथ आज के शॉर्ट वीडियो में बात करना चाहता हूं। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्यों है, क्या मकसद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का? देखो, कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। जो काम एक नहीं कर सकता, जो काम दो नहीं कर सकते, वो बहुत सारे देश मिलकर कर सकते हैं। और यही मकसद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कि एक सही मायने में मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करें और एकजुट होकर ऐसे कॉमन इश्यूज के ऊपर, कॉमन मुद्दों के ऊपर काम करें जो कि अकेले नहीं हो सकता। एकजुट होने में काफी शक्ति है, काफी बल है और उससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन, उसका मैंडेट क्या है कि हमने लड़ाइयां रोकनी है, हमने डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करना है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बना था। वो और बात है कि यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस के होते हुए भी फिर भी कितनी लड़ाई हो रही है। अभी देख लो, यूक्रेन वॉर, इजराइल वॉर, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन वर्ल्ड बैंक या IMF की बात करें, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि गरीब देशों की मदद करनी है, लोन देने हैं, पैसा देना है, किसी भी किस्म की टेक्निकल हेल्प रिक्वायर्ड है वो देनी है कंट्रीज को, ताकि कोई भी कंट्री या कंट्री में जो लोग रहते हैं, चाहे गरीब कंट्री हो, अमीर कंट्री हो, क्योंकि अमीर कंट्री भी गरीब बन सकती है, गरीब कंट्री अमीर बन सकती है। और जो गरीब देश है, गरीब देशों को सहायता की जरूरत है। गरीब देशों के पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज को टैप इन करने के लिए कैपिटल नहीं होता। एंड गरीबी देशों में क्यों आती है? अफ्रीका में या साउथ एशिया में गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण था कॉलोनियलिज्म, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, दे वर कॉलोनाइज्ड। सो देयरफॉर वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये ना 1944 में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसका आउटकम था वर्ल्ड बैंक और IMF। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे और थोड़ी देर में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन आपको पता हो कि वर्ल्ड बैंक और IMF का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि पीस या प्रिवेंटिंग वॉर्स, इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, या WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इनके अपनी अपनी यूटिलिटीज होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोविड आया था 2020 में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की काफी रिपोर्ट्स आती थी, काफी प्रिकॉशंस आती थी, काफी वार्निंग्स आती थी, काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो यानी कि हेल्थ ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करेगा, ट्रेड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करेगा। ठीक है, दुनिया भर में कितने सारे मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज है, बीमारियां हैं, डिजीजेस है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो मुद्दे बहुत हैं। और इन सब मुद्दों के ऊपर कन्वर्जेंस लेके आने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि सिर्फ ट्रेड रिलेटेड मैटर्स की बात करेगी, तो WTO। एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि केवल क्लाइमेट चेंज के विषय से बात करेगी, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। देन एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि केवल
बात करेगी कि कैसे हम मानव अधिकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यानी कि वहां पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। एंड देन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बात करेंगे कि हमने रेफ्यूजीज का ख्याल रखना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी कहेंगे हमने लेबर का ख्याल रखना है, लेबर रिलेटेड इश्यूज का ख्याल रखना है। तो वहां पे ILO आ जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि organizations will always be driven by some issue, some concern, जिसके अंदर या तो दो या दो से ज्यादा देश कन्वर्जेंसेस लेके आएंगे या फिर डाइवर्जेंसेस लेके आएंगे। आप सहमत होंगे या असहमत होंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि पीस और सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है? यूनाइटेड नेशन आ जाती है, यानी कि कंट्रीज की मदद करना विदाउट फाइटिंग वॉर्स। अब नेटो की बात करें, नेटो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। नेटो बहुत न्यूज में भी रहा था जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बना था 1949 में। क्यों बना था? क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों को था कि USSR की जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, उस आइडियोलॉजी को रोकना है, और उस आइडियोलॉजी को रोकने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस बना था नेटो। ठीक है, तो जब सिक्योरिटी और पीस की बात आती है तो आपके माइंड में यूनाइटेड नेशन आना चाहिए, नेटो आना चाहिए। देन सपोर्टिंग डेवलपमेंट की बात आती है, यानी कि कैसे लोन्स के जरिए, एड के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए। तो वहां पे जब डेवलपमेंट सपोर्ट की बात आती है तो वर्ल्ड बैंक और IMF आ जाता है। देन अगर बात करें रूल्स बनाने के लिए फॉर ट्रेड, फॉर हेल्थ, फॉर एनवायरमेंट, तब आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। देन अगर क्लाइमेट चेंज या पैंडेमिक से डील करना है तो आपका UNFCCC आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस के ही फ्रेमवर्क में आता है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आ जाता है। देन गावी अलायंस है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन, उसको गावी अलायंस कहते हैं। इसके बारे आपने सुना होगा या मे बी मेंशन आपने पढ़ा हो कोविड के टाइम पे। देन ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है तो UNHRC आ जाता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल उसको हम कहते हैं। देन जब हम बात करते हैं प्रमोटिंग कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, के कैसे बहुत सारे देश एकजुट होकर पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर, सोशल मैटर्स, टेक्नोलॉजिकल मैटर्स के ऊपर कन्वर्जेंस लेके आ सकें, तो G20 आ जाता है, ब्रिक्स आ जाता है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन देखो सर्वश्रेष्ठ ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, कि यानी कि दो देशों के बीच में ऐसे हालात अगर पैदा भी होते हैं कि लड़ाई बहुत आवश्यक है, उस लड़ाई को कैसे रोका जा सकता है, एंड ज्यादा से ज्यादा ग्लोबली मल्टीलेटरली कैसे फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट किया जा सकता है, कि कंट्रीज को इंकरेज किया जाता है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव रखें, अच्छा बिहेवियर रखें, इकट्ठे काम करें, ताकि मिलके जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉवर्टी है, डिजीजेस है, हंगर है, क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंट को बचाना है, इन सब मुद्दों पे इकट्ठे बैठ के काम कर सकते हैं। मानव अधिकारों की बात आती है, यानी कि टू मेक श्योर कि हर एक इंसान दुनिया में, चाहे वो गरीब देश का है, अमीर देश का है, किस मर्जी मजहब का हो, जो मर्जी जेंडर हो, जो मर्जी उसका रंग हो, हर एक को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जा रहा है और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जा रहा है। एंड देन डेवलपमेंट गोल्स की बात आती है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, गरीब देशों की मदद करना कि वो अपने देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव भी कर सकें और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस कर सके, अच्छा जॉब क्रिएशन हो सके, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, हेल्दी एनवायरनमेंट वहां पे प्रमोट किया जा सके। अब यूएन का इतना सारा काम है तो जाहिर सी बात है कि यूएन की काफी सारी ऑर्गन्स भी हैं। तो यूएन की सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑर्गन है जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, तो यूएन में 193 मेंबर कंट्रीज आते हैं, तो सारे मेंबर कंट्रीज इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं वर्ल्ड इश्यूज के ऊपर। जैसे कि एक बहुत बड़ी क्लासरूम मीटिंग होती है, तो जो टीचर है वो बताता है कि भैया देखो ये इश्यूज हैं, हमने क्लास में बैठ के डिस्कस करने हैं। देन एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है। सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि वैसे तो 193 मेंबर्स हैं यूएन के और हर किसी को बराबर का अधिकार यानी कि बराबर का वीटो मिलता है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ऐसी कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। वो कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये बनाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहां पे और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं पर्टिनेंट टू पीस, पर्टिनेंट टू सिक्योरिटी। और अगर किसी देश में सिविल वॉर हो रहा है, लड़ाई हंगामा हो रहा है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन करता है कि उस कंट्री में पीस कीपिंग मिशन के लिए सोल्जर्स को भेजना है, पीस कीपर्स को भेजना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, इन सब के चलते जो पॉलिसी डिजाइनिंग का काम होता है
वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक वर्ल्ड कोर्ट की तरह है। देखो अब हमारे यहां पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन दुनिया भर में कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है। दुनिया भर का जो वर्ल्ड कोर्ट है, तो यूएन के द्वारा एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है। अब ये एक सिविल कोर्ट है और ये क्या करता है, कोई लीगल डिस्प्यूट है इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ये जो लीगल झगड़े हैं, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं दो या दो से ज्यादा देशों के, उसको रिजॉल्व करने का काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। देन सेक्रेटेरिएट की अब और बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ओपिनियंस एडवाइजरी होते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। अनलाइक भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके फैसले इन्फोर्सेबल होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ओपिनियन होता है, जो एडवाइस होता है, दैट इज एडवाइजरी, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको एक्सेप्ट करना है। देन सेक्रेटेरिएट होता है, जो डे टू डे जो काम होता है वो सेक्रेटेरिएट में किया जाता है, एंड दैट इज प्रिसाइडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं। हर एक कंपनी का अपना सीईओ होता है, वैसे ही यूएन का जो सीईओ है उसको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। एंड देन ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करें, यानी कि कॉलोनीज, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनने का मकसद था कि जो कॉलोनीज हैं, यानी कि जो नई नई जो कॉलोनीज नई नई इंडिपेंडेंट होंगी, उनको इंडिपेंडेंस, अगर वो इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स बढ़ी हैं और अगर वो आजाद हुए हैं अपने कॉलोनियल पार्टनर से, तो कैसे उनका कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था फॉर हैंड होल्डिंग। लेकिन अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव है, बिकॉज अब दुनिया में कोई कॉलोनी नहीं है, हर एक कंट्री अपना अपना इंडिपेंडेंट हो चुकी है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि जो कंट्रीज नए नए आजाद हुए हैं, तो 1994 के बाद लास्ट जब ट्रस्टीशिप काउंसिल एक्टिव था, तो 1994 की बात है। कुछ टेरिटरीज थी जो नई नई आजाद हुई थी, कुछ आइलैंड कंट्रीज थी जो नए नए डीकॉलोनाइज हुए थे, लेकिन अभी कोई ऐसी कंट्री है नहीं जो कॉलोनाइज्ड हो। सो देयरफॉर अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई काम नहीं है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल इकलौता ऐसा ऑर्गन है यूएन का जो कि अभी एक्टिव नहीं है, विच सीज टू एग्जिस्ट इन ऑपरेशन बट ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है। तो सिंप्लीफाइड तरीके से जो जनरल असेंबली है जिसमें 193 मेंबर्स होते हैं, तो यानी कि एक असेंबली हॉल की तरह है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी डिसिप्लिन कमेटी है, यानी कि जो 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, जो 5 सर्वश्रेष्ठ जो मेंबर्स हैं, वो डिसिप्लिनरी कमेटी में आ गए। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं। इकोसॉक, दिस इज द हार्ट एंड द ब्रेन एंड द माइंड एंड एवरीथिंग ऑफ द यूएन। यहां पे पॉलिसी डिजाइनिंग की जाती है। ये वो कमेटी है जो कि स्टूडेंट वेलफेयर, तो यानी कि अब अगर हम एक स्कूल के नजरिए से सोचें यूएन को, ये तो उस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, अगर आप यूएन को एक स्कूल के नजरिए से सोचेंगे, तो इकोसॉक एक कमेटी है जो कि स्टूडेंट वेलफेयर की रखवाली करती है। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्कूल का कोर्ट है। सेक्रेटेरिएट प्रिंसिपल का, स्कूल के प्रिंसिपल का ऑफिस है जो कि डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ क्या है? ग्लोबल मनी हेल्पर है। पैसे की कमी हो तो आईएमएफ को आप अप्रोच कर सकते हो। और 1944 में आईएमएफ बनाया गया था इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी स्टेबल रहे, हेल्दी रहे, और बहुत बड़ा अगर इकोनॉमिक क्राइसिस उनकी कंट्रीज में आता है तो कैसे वो कंट्रीज को बेल आउट किया जा सकता है बाय लेंडिंग आउट मनी। और वो मनी कौन लेंड आउट करता है? आईएमएफ करता है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईएमएफ के? यानी कि प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब भाई दुनिया में एक वर्ल्ड इकोनॉमी मजबूत रहे, स्टडी रहे। अगर बहुत बड़ा कोई स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है या किसी कंट्री में रिसेशन आता है, बहुत बड़ा धक्का लगता है, तो जाहिर सी बात है बहुत जॉब लॉसेस होंगे, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा। तो वो जो कंट्री है दैट वुड बी ऑब्वियसली अंडर अ सेवियर क्रंच, एंड देयरफॉर उस कंट्री के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो कुछ इंपोर्ट कर सके। इंपोर्ट कवर उनके पास बहुत कम होगा। 1991 में ऐसा भारत के साथ भी हुआ था कि हमारे पास जो इंपोर्ट कवर था वो 2 हफ्ते का भी कम के टाइम पीरियड का था। यानी कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम 10 दिन का इंपोर्ट इंश्योर कर सकें। सो देयरफॉर हमको भी जरूरत पड़ी थी आईएमएफ से पैसे मांगने के लिए। आईएमएफ ने पैसे दिए, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि आपको अपनी इकोनॉमी को ना स्ट्रक्चरली चेंज करना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, इसको डिसेंट्रलाइज करो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस करो। तो आईएमएफ पैसे देता है लेकिन कंडीशंस पे देता है। अभी रिसेंट टाइम्स में श्रीलंका की बात कर लेते हैं। 2021-22 में बहुत मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका में आया था और श्रीलंका को भी बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की टू बेल आउट ऑफ दिस क्राइसिस। देखो आपके पास पैसे नहीं है, आप कंगाल हो गए हो, बैंकरप्ट हो गए हो, तो आप क्या करते हो? आप लोगों से उधार मांगते हो कि भैया थोड़ा मेरे को पैसे चाहिए, थोड़ा अपना रोजी रोटी के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए। जब मेरे कारोबार में पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पैसे लौटा दूंगा। आईएमएफ भी कोई फ्री में तो पैसे नहीं बांट रहा है,
कोई भी फ्री में पैसे नहीं बांटता है, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज अ फ्री लंच। तो आईएमएफ पैसे दे रहा है, कंडीशनलिटीज पे दे रहा है, वो पैसा आपको आईएमएफ को वापस करना पड़ेगा, लेकिन वो एक पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है। सो बेसिकली आईएमएफ का पर्पस है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, बिकॉज अब ये देखा जा रहा है कि दुनिया में कहीं पे भी अगर इंस्टेबिलिटी आती है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो चाइना है, कहीं पे भी इंस्टेबिलिटी आती है, उसका जो प्रकोप है वो पूरी दुनिया पे पड़ता है। जैसे 1920s में ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, और उसका इंपैक्ट हमने पूरी दुनिया पे देखा। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में आया था। सो देयरफॉर दो देश या दो से ज्यादा देश एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करेंगे अगर एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो वो क्यों लड़ना चाहेंगे? अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी को वो क्यों डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे? सो देयरफॉर एक और ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेटिव बनाना, यानी कि कंट्रीज के लिए आसान रखना, कंट्रीज के लिए इजियर करना कि वो एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। देन लेंडिंग मनी टू दोस कंट्रीज जो कि अभी ट्रबल में है, उन कंट्रीज को पैसे देना, लोन देना जो कि बहुत सिवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या करेंसी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल श्रीलंका का दिया। खैर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि हर दूसरे दिन भीख का कटोरा लेके आईएमएफ के पास खड़ा होता है कि हमें पैसे दे दो। अब पाकिस्तान अगर सारे के सारे पैसे आतंकवाद पे लगाएगा या आतंकवादियों में इन्वेस्ट करेगा तो उनके पास क्या बचेगा फिर? देन एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ की बात करें तो यानी कि कंट्रीज की मदद करना कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, यानी ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सके जहां पे जॉब्स आ रही हैं। जॉब्स कैसे आएंगी? जॉब्स आएंगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब आपकी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा। ठीक है। देन प्रमोटिंग करेंसी स्टेबिलिटी, सो ट्राइंग टू अवॉइड ह्यूज अप्स एंड डाउन्स इन करेंसी एक्सचेंज रेट्स, बिकॉज करेंसी एक्सचेंज रेट्स अब तो वैसे अधिकतर देशों में जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डिटर्मिन्ड है। पहले होता था कि कंट्रीज अपने आप अपनी करेंसी को रेगुलेट डीरेगुलेट करती थी। चाइना इज वन कंट्री जो अगेन अपनी कंट्री को रेगुलेट करता है। हमारी जो करेंसी है दैट इज लिंक्ड विद द मार्केट। चाइना इस करके करता है बिकॉज चाइना को फायदा है अगर उसकी करेंसी विज़-अ-वी डॉलर डेप्रिशिएट करे, बिकॉज चाइना के पास बहुत सामान है एक्सपोर्ट करने के लिए विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो चाइना इस बात का लेवरेज उठाता है। लेकिन करेंसी स्टेबिलिटी की जो मैंडेट है, प्रमोटिंग करेंसी स्टेबिलिटी, ये भी आईएमएफ करता है। लेकिन मेजर जो ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का वो क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। अब आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, टॉप मोस्ट बॉडी है, एक गवर्नर होता है फ्रॉम ईच कंट्री, यूजुअली वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, 24 मेंबर्स होते हैं जो कि रेगुलरली मिलते हैं, डिसीजंस लेते हैं अबाउट लोन्स, अबाउट पॉलिसीज एटसेट्रा। देन आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो कि बॉस होता है आईएमएफ का, जो कि डे टू डे जो भी कार्य होते हैं, जो भी काम होते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर रन करता है। आईएमएफ का स्टाफ होता है जिसमें इकोनॉमिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में या डेट रिटन कंट्रीज में कैसे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो, फायदेमंद हो, ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। एंड देन कोटा सिस्टम होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना हर एक कंट्री को पैसे आईएमएफ को देने पड़ते हैं और दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। बिगर इकोनॉमीज लाइक अमेरिका और चाइना, उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे टुवर्ड्स द आईएमएफ, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द आईएमएफ ज्यादा होगी। जो स्मॉलर इकोनॉमीज हैं उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द आईएमएफ कम होगी। तो ये कोटा सिस्टम के आधार पे आईएमएफ चलता है। और अगर हम बात करें जैसे कि अभी वर्तमान टाइम में 10-12 साल पहले ब्रिक्स बना था, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बना था, वो इसी करके बना था बिकॉज उनको ये आईएमएफ का कोटा सिस्टम, वोटिंग राइट सिस्टम ये सही नहीं लगता था, क्योंकि बहुत डिस्क्रिशनरी है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं उनकी जो लेवरेज है आईएमएफ पे वो ज्यादा है, और जो इतने अच्छे बड़ी कंट्रीज नहीं है, जो मतलब बड़ी कंट्रीज इकोनॉमिकली, नॉट साइज वाइज, नॉट लैंड वाइज, बट इकोनॉमिक वाइज, और जो कंट्रीज बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है उनका जो से है, उनका जो आईएमएफ में जो उनका रुतबा है वो काफी कम होता है। तो ये रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। कोटा सिस्टम की बात आती है, वोटिंग राइट्स की बात आती है, रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और वो रिफॉर्म्स को लेके कई सालों से बहस चलते आ रही है। खैर ब्रिक्स बना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन बना। अब तो खैर ब्रिक्स में और भी बहुत सारे मेंबर्स आ गए हैं, ब्रिक्स प्लस बन चुका है। लेकिन ब्रिक्स का एक मेन मैंडेट ये था बनने का कि आईएमएफ की कमियों को सुधारना है, कि आईएमएफ में जो कोटा सिस्टम है, जो वोटिंग राइट्स वाला सिस्टम है, विच इज बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द इकोनॉमी, तो वो सिस्टम बहुत डिस्क्रिशनरी है, और यानी कि वो कंट्री ज्यादा पैसा उठा भी सकती है आईएमएफ से जो कि इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अ वीकर कंट्री। कि भाई ये तो दोगलापन हुआ कि आईएमएफ का जब मैंडेट है वीक कंट्रीज को हेल्प करना, लेकिन आईएमएफ तो ज्यादा हेल्प किसकी कर रहा है? जो कि अमीर कंट्रीज है।
तो वो मैंडेट रिजॉल्व नहीं हो रहा। और इसी करके ब्रिक्स बना था कि हम गरीब कंट्रीज के डेवलपमेंट डेफिसिट को एड्रेस करने में मदद करेंगे। तो यानी कि सिंपली एक्सप्लेन, अगर एक कंट्री डेट में है और वो अपने इंपोर्ट्स के लिए पे नहीं कर पा रही है या अपनी सैलरीज नहीं पे कर पा रही है, तो आईएमएफ स्टेप इन करेगा और पैसे लेंड करेगा और एक प्लान देगा कि देखो ये मेरे पास प्लान है, आपको मैं पैसे तो दे रहा हूं। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको दवाई देता है और साथ में एडवाइस भी देता है। डॉक्टर कहता है कि देखो आपने ना शराब बहुत पी है और आपके शराब पीने से आपका लिवर खराब हो गया है, तो डॉक्टर पहले तो दवाई देगा ताकि आपका लिवर थोड़ा नॉर्मल हो सके और देन आपको एडवाइस करेगा कि भैया ज्यादा शराब मत पीना। तो डॉक्टर हमको, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, केवल हमको मेडिसिन थोड़ी देता है, कुछ प्रिकॉशंस भी देता है। वही काम आईएमएफ का है कि देखो आपकी इकोनॉमी में क्राइसिस तो आ गया है, अब आपको पैसे की जरूरत है, आपको मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करोगे तो ही पैसे दूंगा। जैसे कि इंडिया को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एम्ब्रेस करना पड़ा और कोई बुरी बात नहीं थी, आज हमने वो एम्ब्रेस करा है, शायद इसी करके आज आप और मैं कनेक्टेड भी हैं। नहीं तो अगर दूरदर्शन का जमाना होता तो शायद हम कनेक्टेड भी ना होते, अर्ली 90s या 80s की बात करें। तो यानी कि आईएमएफ दवाई तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में आपको एडवाइस भी देगा ताकि आगे आपकी इकोनॉमिक स्थिति खराब ना हो। देन वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक इज अ ग्लोबल हेल्पर फॉर द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री। ये पैसे देता है, एडवाइस भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, ताकि रिस्पेक्टिव कंट्रीज स्कूल्स बना सके, अस्पताल बना सके, सड़कें बना सके और पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। ये भी आईएमएफ की तरह, आईएमएफ के साथ 1944 में बना था। आईएमएफ डील करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वर्ल्ड बैंक फोकस करता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक का? पॉवर्टी रिड्यूस करना, पॉवर्टी रिडक्शन इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। देन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रोड, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो। एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स को बेटर करना, इंप्रूव करना, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना, जिसके चलते जॉब क्रिएशन होगा और जिसके चलते और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। ये एक साइकिल है, इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब क्रिएशन होगा, ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर वो जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो और इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। राइट, एक्सपर्ट एडवाइस देता है वर्ल्ड बैंक, जो भी स्पेसिफिक नॉलेज या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, कंट्री स्पेसिफिक जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लो कि किसी अफ्रीकन कंट्री की जो प्रॉब्लम्स होगी, लेट्स से अ कंट्री लाइक सियरा लियोन, और लेट्स से अ कंट्री लाइक आइवरी कोस्ट, और लेट्स से अ कंट्री लाइक सूडान will have different set of problems as compared to a country like Japan और South Korea। जापान, साउथ कोरिया में प्रॉब्लम होगी, एजिंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना ज्यादा यंग नहीं है। सूडान में होगा कि वहां पे भी सिविल वॉर है, वहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड तो फेवर में है लेकिन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज नहीं है। सो एवरी कंट्री विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कंट्री वाइज और कंट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, अब यहां पे ना 5 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं अंडर द वर्ल्ड बैंक। एक तो आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको अब हम वर्ल्ड बैंक ही कहते हैं। तो ये बेसिकली पैसे लेंड आउट करता है टू मिडिल इनकम एंड इवन टू पुअरर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट। देन आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि लो इंटरेस्ट या फ्री लोन्स देता है टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। देन आईएफसी है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट कंपनीज को ग्रो करने में मदद करता है इन द डेवलपिंग कंट्रीज, और प्राइवेट कंपनीज में और जॉब क्रिएशन हो सके इसके लिए पैसा वर्ल्ड बैंक देता है। देन आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, MIGA, ये एक इंश्योरेंस की तरह है उन इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई आपने पैसा लगाया है, आपने जिस कंट्री में पैसा लगाया है, अगर किसी डेवलपिंग कंट्री में आपने पैसा लगाया है और मान लो कि वहां पे वॉर हो गया है या सिविल वॉर हो गया है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया है, तो वर्ल्ड बैंक की ये जो एजेंसी है MIGA, ये इन्वेस्टमेंट गारंटी देता है उस इन्वेस्टर को। अब अफ्रीका में देख लो कितनी सारी कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सूडान, माली, छाड, नाइजर, ये सब कंट्रीज में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर है, आर्मी रूल है, डिक्टेटरशिप है, और इसके चलते यहां पे जो भी बंदा पैसा लगाएगा वो अनसर्टन होगा कि जो मैंने पैसा लगाया उसका मेरे को कुछ मिलना, उसका मेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इन्वेस्टर्स को इंकरेज करने के लिए कि आप पैसा लगाएं, अगर आपका पैसा डूबता भी है या अगर आपकी इन्वेस्टमेंट खराब भी जाती है, हम आपको इंश्योरेंस की तरह, वी विल बी योर इंश्योरेंस, मतलब वी विल एक्ट लाइक योर इंश्योरेंस एंड वी वुड ऑब्वियसली हेल्प यू। अगर आपके पैसे अगर डूबते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डूबती है, तो वी विल प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, बिकॉज द पर्पस इज टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहां पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल बेखौफ होके, बिना किसी डर के वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में।
यानी कि बिना किसी डर के, बिना किसी एप्रीहेंशन के वो इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्ट करेंगे तो ही डेवलपिंग कंट्रीज में और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में जॉब क्रिएशन होगा। डिसीजन मेकिंग कौन करता है वर्ल्ड बैंक में? टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूजुअली, यानी कि हर एक मेंबर कंट्री में से फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो यहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आते हैं। देन बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कि डेली फैसले लेते हैं अबाउट लोन्स एंड अबाउट द प्रोजेक्ट्स, एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा चूज किया जाता है, जो कि वर्ल्ड बैंक को रिप्रेजेंट करता है। मुझे कमेंट में बताना कि वर्ल्ड बैंक का अभी प्रेसिडेंट कौन है, अभी प्रेसिडेंट कौन है। अगर आप ये वीडियो 2025 में देख रहे हैं, अगर 26 में देखेंगे तब का बताना, 27 में देखेंगे तब का बताना, जिस भी साल में देखेंगे बताना कि कौन है। सो थिंक ऑफ द वर्ल्ड बैंक एज अ डॉक्टर, अगेन अ डेवलपमेंट डॉक्टर, यानी कि वो लोन्स देता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, वो एडवाइस भी देता है, एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट ट्रेनिंग। देन टेस्ट, लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, यानी कि रिसर्च करता है कि आपकी कंट्री में प्रॉब्लम है क्या। टेस्ट करने से ही आप डायग्नोसिस करते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। उस टेस्ट से पता लगता है ना डॉक्टर को कि भाई आपका हीमोग्लोबिन कम है, या आपका रेड ब्लड सेल ज्यादा है, या आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। उस अकॉर्डिंगली डॉक्टर कोई आपको दवाई दे पाएगा। और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, इसका भी ध्यान रखता है वर्ल्ड बैंक। देन बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये एक रीजनल ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि 2001 में बना था। इसमें इंडिया, चाइना, अब इसमें 10 कंट्रीज आती हैं। वो खैर और डिटेल में करेंगे कौन सी कंट्रीज एससीओ में आती हैं, लेकिन एससीओ 2001 में बना था। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान 2017 में मेंबर्स शामिल हुए थे, और 2023 में ईरान इसका मेंबर बना था, और 2024 में बेलारूस इसका मेंबर बना था। ठीक है, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, एक्रोनिम्स होते हैं, जो कि मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहता हूं कि कैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज को याद रख सकते हैं। करेंगे इसके बारे डिस्कस और जब हम अपना और विस्तार में एससीओ के बारे पढ़ेंगे। सो एससीओ एक नेबरहुड क्लब की तरह है, जहां पे मेंबर्स इकट्ठे काम करते हैं कि भाई हमको अपने रीजन को, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, जो भी कंट्रीज इस रीजन में आती हैं, हमने अपने रीजन को सेफ, सुरक्षित रखना है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग रखना है। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, आतंकवाद को रोकना, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, इंटेलिजेंस शेयर करना। वैसे फनी बात यह है कि चाइना, पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन में है और बात यहां पे करी जा रही है आतंकवाद को रोकने की। आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझदार हैं। देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना, एक दूसरे के साथ ट्रेड सीमलेसली हो सके, इजीली हो सके, बिजनेस इजीली हो सके। देन कल्चरल एक्सचेंज की बात आती है, फ्रेंडशिप, बिकॉज अगर हम बात करें एससीओ की, इसमें अगर इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, ईरान है, ये सब सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। तो सिविलाइजेशन और कल्चर में काफी कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, जिससे दोस्ती बढ़ती है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ आर्ट है, इन द फॉर्म ऑफ कल्चर है, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि सॉल्विंग डिस्प्यूट्स वेरी पीसफुली एंड ऑल्सो हेल्पिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ अब इसके ना स्ट्रक्चर ऑफ द एससीओ में कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडीज आ जाती हैं। एक तो हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल है, जिसमें टॉप लीडर्स होते हैं, यानी कि हेड्स ऑफ द स्टेट या तो प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। देन हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, यहां पे ट्रेड, इकोनॉमी और बजट रिलेटेड डिसीजंस किए जाते हैं। देन देयर इज अ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। Then there is a very important structure in SCO which is the name of RATS, Regional Anti-Terrorist Structure. SCO का ना जो मेन मैंडेट है is to fight against 3 evils: terrorism, separatism and extremism. तो ये जो 3 evils है ना, इन 3 evils के विरुद्ध फाइट करने का मैंडेट होता है SCO का। देन एससीओ सेक्रेटरी, और वो 3 इविल्स को फाइट करने के लिए ये जो RATS स्ट्रक्चर है ये बहुत काम आता है, ये इसको मोबिलाइज किया जाता है। देन एससीओ सेक्रेटेरिएट होता है, यानी कि जो डे टू डे जो काम है, दिनचर्या है, जो भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना होता है, वो एससीओ सेक्रेटेरिएट के जरिए होता है। और एससीओ का एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि एससीओ को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी डे टू डे अफेयर्स हैं एससीओ के वो स्मूथली रन हो सके, एक्सेट्रा। तो सिंपली एक्सप्लेन्ड, एससीओ एक नेबरहुड टीम है जो कि क्राइम के फाइट, यानी कि क्राइम के साथ फाइट करना, यानी कि आतंकवाद, ब्रिजेस बनाना, यानी कि इकोनॉमी पे काम करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एम्फसाइज करना, दोस्ती बढ़ाना बाय प्रमोटिंग कल्चर, बाय कन्वर्जिंग कल्चरल वैल्यूज एंड बाय एम्ब्रेसिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल, एंड देन इकट्ठे प्लान करना, यानी कि कोऑपरेशन को प्रमोट करना। देन अगली हम बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, अभी तो ब्रिक्स प्लस बन चुका है, अब ब्रिक्स में कई सारे देश शामिल हो चुके हैं।
ठीक है, करेंगे उसके बारे बात भी, ब्रिक्स एक्सपेंशन के बारे बात थोड़ा डिटेल में करेंगे बात इसके बारे। ब्रिक्स प्लस का जब हम वीडियो सेपरेटली डिस्कस करते हैं, ब्रिक्स के बारे बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं हमारे जो पेड लेक्चर्स होते हैं। लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता हो कि ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी 5 कंट्रीज में से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सन 2001 में, बात 2001 की है, 21वीं सदी का शुरुआत हुआ था, तब एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है गोल्डमैन सैक के, इनका नाम है जिम ओ नील। इन्होंने ये कहा था कि ये जो 5 कंट्रीज हैं 21st सेंचुरी में, ये 5 कंट्रीज दम रखते हैं और इनके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को, वेस्ट की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, इनको चैलेंज कर सकते हैं। तो इन 5 कंट्रीज का एक साथ एकजुट निर्माण होता है 2010 में। 2009 में ब्रिक होता है, BRIC, और 2010 में ब्रिक्स बनता है। और इन 5 कंट्रीज का मेन मैंडेट क्या है कि जो बातें हम यूनाइटेड नेशन पे या IMF में अचीव नहीं कर पाए, हमने अमेरिकन लेड इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस, यानी कि जो अमेरिकन लेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, UN, इनको अगर हम रिफॉर्म नहीं कर पाए हैं, हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं प्रमोटेड बाय ब्रिक्स जो कि वो रिफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशंस लेके आ सके और मल्टीलेटरलिज्म को भी थोड़ा रिफॉर्म्ड वे में सामने रख सके। तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिफॉर्मिंग द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, सपोर्टिंग कंस्ट्रक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट डेफिसिट को एड्रेस करना और पीस एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिक्स के। अब ब्रिक्स की हर साल मीटिंग होती है, समिट होता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द यानी कि हेड्स ऑफ द स्टेट, या तो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, किसी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रेसिडेंट और PM ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज ये हर साल मिलते हैं टू टेक मेजर डिसीजंस। ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है, हर साल वो रोटेट होती रहती है अमंग द ब्रिक्स मेंबर्स। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बैंक है विच वाज सेट अप बाय द ब्रिक्स, ताकि लोन्स दिए जा सके फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस टू द मेंबर कंट्रीज। देन एक ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल है जो कि बिजनेस लीडर्स को इकट्ठा एकजुट करता है फ्रॉम दीज कंट्रीज के कैसे ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। देन ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन आइडिया, यानी कि ब्रिक्स प्लस, अब खैर ब्रिक्स में और भी मेंबर आ चुके हैं। ब्रिक्स में ईरान आ चुका है, ब्रिक्स में इजिप्ट आ चुका है, इथियोपिया आ चुका है, ब्रिक्स में इंडोनेशिया आ चुका है। सो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। अभी सऊदी अरेबिया है, वो भी ब्रिक्स में फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इंडोनेशिया है, वो भी आ चुका है ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स प्लस का आइडिया है, ब्रिक्स में भी और बहुत सारे नए मेंबर्स आ गए हैं। तो यानी कि ब्रिक्स को केवल ये 5 देशों तक सीमित नहीं रखना, लेकिन और भी जो कंट्रीज हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो वो मोर देन वेलकम है। सो ब्रिक्स को आप एक क्लब की तरह मानो, फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज का क्लब, जो कि एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं टू सक्सीड, जो कि एक बहुत बड़ा रोल चाहते हैं। विश्व भर के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनको वो रोल नहीं दे पाए हैं, यानी कि UN पे, IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे, जो इन देशों को नहीं मिल पाया है अपना दर्जा, जो अपना ड्यू नहीं मिल पाया है, उस चीज को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने ये ब्रिक्स टाइप बॉडी बनाई है, ताकि हम वर्ल्ड गवर्नेंस को थोड़ा रिफॉर्म कर सके। अपने खुद के सिस्टम्स बनाए हैं, लाइक द न्यू डेवलपमेंट बैंक, लाइक द ब्रिक्स बैंक, द AIIB, इकट्ठे काम करेंगे, पीसफुली काम करेंगे, प्रेशर के जरिए काम नहीं करेंगे। एंड देन बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे। ये क्या है, एक रेफरी की तरह है ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और ये इंश्योर करता है कि 166 मेंबर कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ये फेयर तरीके से एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत फेयर तरीके से हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है WTO के? प्रमोटिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड, ठीक है, सेटिंग द रूल्स फॉर द ट्रेड, यानी कि ऐसे कुछ कॉमन रूल्स क्रिएट करना ताकि ट्रेड बहुत स्मूथली कैरी आउट हो सके। ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करना, ऐसा तो है नहीं है कि ट्रेड डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, अरे यार उस कंट्री ने टैरिफ बढ़ा दिया, इस कंट्री ने टैरिफ कम कर दिया, मैं उससे इंपोर्ट करना चाहता हूं, उसने इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दी। तो यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट्स के जो मामले हैं, ये जो झगड़े हैं, इनको सेटल करना, रिजॉल्व करना। सो ऑल्सो WTO इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ जज व्हेन 2 countries हैव अ ट्रेड फाइट। Then helping the developing countries, यानी कि giving support, training and time to follow the rules. Then also making trade very predictable, ensuring that the rules don't change suddenly and the businesses they feel very safe to invest. And then also encouraging very healthy competition, which is to prevent dumping and also to protect smaller countries, smaller economies from being crushed by bigger ones. अब जैसे हम देखते हैं कि चाइना देखो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना ना जो कमोडिटीज बनाता है, जो भी कमोडिटीज चाइना बनाता है, तो चाइना क्या करता है, उसको सस्ते दाम में डंप करता है। अब इंडिया में सस्ते दाम में इलेक्ट्रॉनिक
कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डंप किए जाते हैं, टॉयज डंप किए जाते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो चाइना बहुत कम दाम में हमारे कंट्री में डंप करता है। अब इससे क्या होता है, इसको डंप करने से चाइना का तो फायदा हो रहा है, बिकॉज सस्ते दाम में इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है और इंडिया में इतने सारे कंज्यूमर्स हैं जो कि उस चीप प्राइस में उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंडिया को डिसइंसेंटिव मिलता है, बिकॉज लेट्स से टॉयज या लेट्स से मोबाइल फोन्स, अगर वो चाइना चीपर प्राइसेस पे यहां पे डंप कर रहा है तो हमको तो चलो वो चीपर प्राइस पे मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने यहां पे अपनी कंट्री में उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं फिर, बिकॉज जब बायर के पास ऑप्शन है कि सस्ते दाम में वो चीज मिल रही है, तो इंडिया में वो प्रोडक्ट अगर थोड़े एक्सपेंसिव दाम में बनता है, मतलब मान लो एक टीवी है, अगर टीवी चाइना से बन के यहां पे 20,000 का आ रहा है और वही टीवी इंडिया में अगर 35,000 का बन रहा है, तो फर्क है ना, 15,000 का फर्क है। तो जो बायर है वो 20,000 का टीवी बाय करना चाहेगा, 35,000 का नहीं करेगा। लेकिन अभी ये थोड़ा जो माहौल है वो बदल रहा है, इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। अब ये चाइना चीपर प्राइसेस पे हमारे यहां पे कमोडिटीज डंप करता है, इसको चेक करने के लिए हम चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा रहे हैं ताकि चाइना के लिए मुश्किल हो। यानी अगर जो चीज 20,000 की डंप कर रहा था, अब चाइना को वो डंप अगर जिस वैल्यू पे कर रहा है, लेकिन वो प्राइस अब इंडिया में 30,000 की पड़ेगी। और यहां पे जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे हम 25,000 में बना सकें, 27,000 में बना सके, ताकि जो हमारा कंपटीशन है वो कंपटीशन खराब ना हो। देखो कंपटीशन जरूरी है, लेकिन चाइना कंपटीशन को बिगाड़ता कैसे है, बहुत सस्ते दाम पे चीजों को ना दूसरी कंट्रीज में फेंकता है और दूसरी कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बिल्डअप ही नहीं कर पाती है, वो कैपेसिटी बना ही नहीं पाती, बिकॉज सस्ते में चाइना से सामान आया जा रहा है। तो देयरफॉर हेल्दी कंपटीशन इंकरेज करने के लिए ये बहुत गलत तरीका है कि आप सस्ते दाम में अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी और कंट्री में फेंक रहे हो। तो इस बात को इंश्योर डब्ल्यूटीओ करता है। तो डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ये 2 साल में एक बार मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जनरल काउंसिल होता है जो डेली वर्क एंड डेली डिसीजंस जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, जो पॉलिसी बनती है वो यहां पे बनती है। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जो भी झगड़ा है एज फार एज ट्रेड डिस्प्यूट्स आर कंसर्न बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, वो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको वो रिजॉल्व करती है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, चेक्स हाउ कंट्रीज आर फॉलोइंग द ट्रेड रूल्स। देन कमिटीज एंड काउंसिल्स हैं, यानी कि ग्रुप्स विच लुक आफ्टर एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, सर्विसेज, एनवायरमेंट एटसेट्रा। देन डब्ल्यूटीओ का सेक्रेटेरिएट है, यानी कि जो स्टाफ जिनेवा में बैठा है जहां पे इसका हेडक्वार्टर्स है। दिस डज द बैकग्राउंड वर्क एंड हेल्प्स कि मीटिंग स्मूथली रन कर सके। एंड देन डायरेक्टर जनरल है जो कि हेड ऑफ द डब्ल्यूटीओ है। नाउ ही और शी वुड रिप्रेजेंट द डब्ल्यूटीओ एंड वुड आल्सो मेक श्योर कि जो रूल्स हैं वो बहुत मेटिकुलसली फॉलो किए जा रहे हैं। डब्ल्यूटीओ का हेड कौन है, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। So simply explained, think of WTO as a school for countries, जहां पे ट्रेड किया जाता है, जहां पे कंट्रीज ट्रेड करते हैं, उसका एक स्कूल है। तो यानी कि ये जो स्कूल है इसमें रूल्स हैं, टीचर्स हैं, जजेस हैं और रिपोर्ट कार्ड्स हैं। वीकर स्टूडेंट्स यानी कि वीकर कंट्रीज को मदद करते हैं कि कैसे वो कैचअप कर सके, एट पार आ सके, कॉम्पीट कर सके विद द हायर और विद द स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज। एंड देन इट ऑल्सो मेक श्योर कि आप कंपटीशन इंकरेज तो हेल्दी कर रहे हो, लेकिन इस कंपटीशन में कोई चीट नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रेड रूल्स को कोई पर्टिकुलर कंट्री मैनिपुलेट नहीं कर रहा है जस्ट टू इंक्रीज इट्स ओन एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करा है, जिसके बारे हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इसके बारे और भी डिटेल में हम बात करेंगे अपने पेड लेक्चर्स में। एंड आई होप कि ये जो आईआर की लेक्चर सीरीज है आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं कि मैं आईआर से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, मुझे पता लगता रहेगा और वैसे वीडियोस भी आप देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।